आगामी गर्मी के मौसम की तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक। मौसम के पूर्वानुमान, रबी फसलों पर प्रभाव, चिकित्सा, बुनियादी ढांचे की तैयारी से जुड़े मसलों पर ली जानकारी। त्रिपुरा में मानिक साहा होंगे राज्य के अगले मुख्यमंत्री। 8 मार्च को लेंगे शपथ। समारोह में प्रधानमंत्री रहेंगे मौजूद। मेघालय और नागालैंड में कल होगा नई सरकारों का शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री सहित तमाम दिग्गज करेंगे शिरकत। दिल्ली आबकारी घोटाले में मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत। भाजपा ने केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगा जन जागरण अभियान। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई ने राजद नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से की पूछताछ। भाजपा ने कहा, लालू के भ्रष्टाचार के नक्शे कदम पर चल रहा है परिवार। और प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में एक और आरोपित शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में हुआ ढेर। यूपी पुलिस ने दिया भरोसा, मामले में सभी आरोपित अपराधियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने आवास पर आगामी गर्मियों में गर्म मौसम की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री को अगले कुछ महीनों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के मौसम पूर्वानुमान और सामान्य मानसून की संभावना के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें रबी फसलों पर मौसम के प्रभाव और प्रमुख फसलों की अनुमानित उपज के बारे में भी जानकारी दी गई। बैठक में सिंचाई, जल आपूर्ति, चारा और पेयजल की निगरानी के लिए चल रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री को आवश्यक आपूर्ति की उपलब्धता और आपात स्थिति के लिए तैयारियों के संदर्भ में राज्यों की तैयारियों और अस्पताल के बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें गर्मी से संबंधित आपदाओं की तैयारी के लिए देश भर में चल रहे विभिन्न प्रयासों और शमन उपायों के बारे में भी अपडेट किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकों सहित मेडिकल पेशेवर, नगरपालिका और पंचायत प्राधिकरण, आपदा प्रतिक्रिया टीमों जैसे अग्निशमन आदि विभिन्न हितधारकों के लिए अलग अलग जागरूकता सामग्री तैयार की जानी चाहिए। अत्यधिक गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों में कुछ मल्टीमीडिया व्याख्यान सत्र शामिल करने का भी निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्म मौसम के लिए प्रोटोकॉल और क्या करें और क्या न करें को सुलभ प्रारूप में तैयार किया जाना चाहिए और प्रचार के विभिन्न अन्य तरीके जैसे जिंगल्स, फिल्म, पैम्फलेट आदि भी तैयार और जारी किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने IMD से दैनिक मौसम पूर्वानुमान इस तरीके से जारी करने को कहा जिसे आसानी से समझा और प्रसारित किया जा सके। इस बात पर भी चर्चा की गई कि टीवी समाचार चैनल, FM रेडियो आदि दैनिक मौसम पूर्वानुमान को इस तरह से समझाने के लिए रोजाना कुछ मिनट खर्च कर सकते हैं जिससे नागरिक आवश्यक सावधानी बरत सकें। प्रधानमंत्री ने सभी अस्पतालों के विस्तृत फायर ऑडिट की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि सभी अस्पतालों में अग्निशामकों द्वारा मॉक फायर ड्रिल की जानी चाहिए। अगली खबर की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देश में उपचार को किफायती बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। पीएम ने आज स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर बजट उपरांत वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। कोरोना के बाद बदले परिदृश्य में दुनिया के देशों का ध्यान स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के विकास पर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि स्वास्थ्य देखभाल की बात करते समय पूर्व कोविड युग और महामारी के बाद के युग को विभाजन के साथ देखना चाहिए।
पीएम मोदी ने स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए देश में स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ते प्रसार का उल्लेख किया और वन अर्थ वन हेल्थ के विजन को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने स्वास्थ्य के आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। दुनिया का ध्यान पहले से कहीं ज्यादा अब हेल्थ केयर पर आया है, लेकिन भारत की अप्रोच सिर्फ हेल्थ केयर तक ही सीमित नहीं, बल्कि हम एक कदम आगे बढ़कर वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमने दुनिया के सामने एक विजन रखा है, वन अर्थ वन हेल्थ, यानी जीव मात्र के लिए, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सबके लिए एक होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात कही है। विदेशों पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार की तरफ से हो रहे प्रयासों का प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। उन्होंने फार्मा क्षेत्र में दुनिया का विश्वास हासिल करने पर खुशी व्यक्त की। कोविड काल में भारत के में फार्मा सेक्टर ने जिस प्रकार पूरी दुनिया का विश्वास हासिल किया है, वह अभूतपूर्व है। इससे हमें कैपिटलाइज करना ही होगा। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से फार्मा में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नया प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। इन प्रयासों से अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में इलाज को किफायती बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। आयुष्मान भारत के तहत अभी तक देश के करोड़ों मरीजों के लगभग 80,000 करोड़ रुपए जो बीमारी में उपचार के लिए खर्च होने वाले थे, वो खर्च होने से बचे हैं। आज देश भर में करीब 9,000 जन औषधि केंद्र हैं। इन केंद्रों पर बाजार से बहुत सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध हैं। इससे भी गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को लगभग सिर्फ दवाई खरीद करने में 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। वेबिनार में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने बताया कि बीते वर्ष में 260 से अधिक मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। वहीं मेडिकल सीटों की संख्या 2014 के बाद से आज के समय में दोगुनी हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज के पास ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलना मेडिकल ह्यूमन रिसोर्स के लिए एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर नौसेना कमांडरों के सम्मेलन में शिरकत की। पहली बार ये सम्मेलन भारत के प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन नौसेना कमांडरों को सैन्य और सामरिक स्तर पर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का संस्थागत मंच प्रदान करता है। साल 2023 का ये पहला सम्मेलन भी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच प्रगति के पथ पर है। और जब तक किसी राष्ट्र सुरक्षित न हो, तब तक उस राष्ट्र की आर्थिक प्रगति यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में तो कल्पना की ही नहीं। पूरा देश अफसोस है, चाहे जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों हो, उसका मुकाबला करने के लिए हमारे देश के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवान भी पूरी तरह से तैयार। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में जीत के बाद मेघालय और नागालैंड में 7 को तो त्रिपुरा में 8 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 60 में से 33 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि इसके सहयोगी दल IPFT ने 1 सीट जीती है। उधर मेघालय और नागालैंड में नई सरकारों का शपथ ग्रहण समारोह 7 मार्च को होगा। प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे।
त्रिपुरा में कांग्रेस और वाम दल के गठबंधन को मात देकर भाजपा दोबारा राज्य में सरकार बनाने जा रही है। भाजपा विधायक दल नेता का चुनाव होने के बाद पार्टी ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। मानिक साहा को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। 60 सदस्य वाली विधानसभा में भाजपा और आईपीएफटी गठबंधन ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की है। नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 8 मार्च को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए हमारा सबसे लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें होंगे। हमारा गृह मंत्री अमित भाई शाह जी और हमारा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी इसमें हिस्सा लेंगे। और नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर को हम लोग इनविटेशन भेजा है। उन लोग भी रहने का चांसेस है। और सारे देश भर में हम लोग न्योता भेजा है और सारे देश भर में बीजेपी त्रिपुरा में दोबारा बनने का खुशी आप लोग देख रहे हैं। सभी जगह जश्न मनाया है और इस बार होली त्रिपुरा से माननीय प्रधानमंत्री खेलेंगे। वहीं मेघालय में एनपीपी प्रमुख और मनोनीत मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने सरकार गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर यूडीपी और पीडीएफ का समर्थन पत्र सौंपा। इससे पहले वे 26 विधायकों वाली उनकी पार्टी एनपीपी और 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी और एचएसपीडीपी का समर्थन पत्र भी राज्यपाल को दे चुके हैं। गठबंधन को मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस 2.0 के रूप से जाना जाएगा और इसके अध्यक्ष कोनराड संगमा ही होंगे। कैबिनेट के कुल 12 सदस्यों में से 8 एनपीपी के और 1 हिल्स स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और 1 भाजपा के विधायक शामिल हो सकते हैं। We have also decided that in the cabinet, out of the 12 members that are there, 8 will go to the National People's Party, 2 will go to the UDP, 1 will go to the HSPDP, and 1 will go to the BJP. So that is the format of the sharing of the portfolio, the berths, cabinet berths. वहीं नागालैंड में एनडीपीपी और भाजपा गठबंधन ने सत्ता में दोबारा वापसी की है। मुख्यमंत्री के रूप में नेफ्यू रियो मंगलवार यानी कल शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। अगरतला से शैलेंद्र मिश्र, शिलोंग से सारंग प्रफुल्ली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी विवादों की आंधी बन गए हैं। विदेशी दोस्त, विदेशी एजेंसी या फिर विदेशी चैनल हों, वो भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हार को छिपाने के लिए विदेशी जमीन से राहुल गांधी हमेशा भारत को बदनाम करने के बयान देते हैं। राहुल गांधी विवादों की आंधी बन चुके हैं। विदेशी दोस्त हों, विदेशी एजेंसियां हों, विदेशी चैनल हों या फिर विदेशी जमीन हो, किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। शराब घोटाले में सीबीआई की हिरासत में रहे दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की होली अब जेल में ही मनेगी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया है। सोमवार को सिसोदिया को सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया था। कोर्ट में सीबीआई ने अदालत से कहा कि फिलहाल उसे और पूछताछ नहीं करनी है, लेकिन अगले 15 दिन में फिर पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अरे बेल एप्लीकेशन लगा हुआ 10 मार्च को, उसकी हेयरिंग है। तो आज मनीष सिसोदिया जी को जेसी में जुडिशियल रिमांड में यानी जेल 20 तारीख तक जज साहब ने कहा है। वैसे 10 तारीख को हम बेल को आर्गुमेंट करेंगे। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद से सिसोदिया सीबीआई की हिरासत में है।
शनिवार को ही अदालत ने सिसोदिया की सीबीआई रिमांड को 2 दिन और बढ़ा दिया था। इस बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया तथा सत्येंद्र जैन के खिलाफ दिल्ली में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पुतला फूका। बीजेपी राजधानी के तमाम हिस्सों में प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार खत्म करने का संकल्प लिया है। जो भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं वो परेशान हो रहे हैं। हम सिर्फ दिल्ली की 70 विधानसभाओं पे बुराई पे अच्छाई का विजय का त्योहार मना रहे हैं और आज दिल्ली की सबसे बड़ी जो बुराई है वो भ्रष्टाचार है, शराब का घोटाला है, जिसके प्रतीक ये तीनों है, इसलिए इनका पुतला फूका जा रहा है। हम इनका पुतला भी फूकेंगे और दिल्ली की सड़कों पर हम अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र भी मांगेंगे। विधानसभा शुरू हो रही है, मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देना चाहता हूं कि दिल्ली में जो भी घोटाले हुए उनके ऊपर चर्चा करवाएं। वहीं कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उतर आई है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में अपने कार्यालय पर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का पोस्टर लगाया, जिसमें दोनों को भ्रष्टाचारी और देशद्रोही बताया गया है। सरकार आज जेल में है और आगे सरकार की जो कैबिनेट होगी वो पूरी जेल में होगी। मैं पूर्ण रूप दावे के साथ कहना चाहता हूं, चौक चौराहे पर जहां स्कूल की बसें आके रुकती थी, उन बसों के आसपास, उन चौक चौराहों के आसपास शराब के जो ठेके खोले गए, इस शहर को जो नशे की राजधानी बनाया गया, वो अरविंद के बहुत ही चहेते उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बनाने का काम किया। इस बीच मनीष सिसोदिया के समर्थन में सरकारी स्कूलों के बच्चों से अभियान चलवाने के मामले में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने संज्ञान लिया है। संस्था ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। सरकार का पूरा तंत्र एक शराब घोटाले के आरोपी के समर्थन के लिए बच्चों को शील्ड बना रहा है। ये तो कमजोरी है, ये अपराध है और ये इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि एक ऑर्केस्ट्रेटेड वे में, एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से सरकार खुद इस अपराध को अंजाम दे रही है। इसलिए हमने दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको भी इन पत्रों की प्रति भेजी है। गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पिछले माह शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। इस मामले की शिकायत एलजी के सक्सेना से की थी। साल 2022 में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को हवाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। वह करीब 9 माह से जेल में बंद हैं। उन पर कोलकाता की एक कंपनी को हवाला के माध्यम से करोड़ों रुपए का लाभ पहुंचाने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में लालू यादव परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में सीबीआई की टीम ने सोमवार को राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ की। करीब 5 घंटे लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई टीम वापस लौट गई। सुबह करीब 10 बजे सीबीआई टीम राबड़ी देवी से पूछताछ के लिए 10 सर्कुलर रोड स्थित उनके आवास पर पहुंची थी। इस दौरान सीबीआई की टीम ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में पूर्व सीएम राबड़ी देवी से कुछ सवाल जवाब किए। इस बीच राबड़ी आवास के बाहर सैकड़ों समर्थक धरने पर बैठे रहे और सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। ठीक है, अगली खबर की ओर हम चलेंगे। यूपी के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर उस्मान सोमवार तड़के पुलिस अपराध शाखा के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। मारे गए शूटर उस्मान पर 50,000 रुपये का इनाम था। उमेश पर पहली गोली उस्मान ने ही चलाई थी। सरकार की चिरस्थायी की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। पिछले महीने यूपी विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिया ये बयान मीडिया की खूब सुर्खियां बटोर रहा था। अब मुख्यमंत्री की कही ये बातें धरातल पर दिख रही हैं। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में वांछित कुख्यात शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान सोमवार तड़के पुलिस अपराध शाखा के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। ये मुठभेड़ प्रयागराज के कुंधियारा में हुई। उस पर 50,000 रुपए का इनाम था। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ के दौरान उस्मान को गोली लगी और वो गिर गया। उसे इलाज के लिए स्वरूप रानी अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक उमेश पाल को तथा हमारे जवान को गोली मारते हुए देखा जा सकता है। इसके पास से एक 32 बोर की अवैध पिस्टल तथा कुछ जीवित और खोखा कारतूस भी
बरामद हुए हैं। हमने फर्स्ट एड में देखा कि फर्स्ट टाइम तो पेशेंट ब्लड डेड था, तो उसमें ईसीजी करवाया है और उसके दोनों पीपल्स बाइलेटरल फिक्स और डायलेट थे। शातिर विजय कुमार चौधरी उर्फ उस्मान ने ही सबसे पहले उमेश पाल पर गोलियां चलाई थीं। पुलिस ने इस कांड में शामिल अतीक के बेटे असद सहित सभी शूटरों की पहचान कर ली थी। एक विजय चौधरी उस्मान ही था जिसकी पहचान में पुलिस को काफी समय लगा। सीसीटीवी फुटेज से भी उस्मान चौधरी की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस के मुताबिक उमेश पाल राजीव पाल हत्याकांड के प्रमुख गवाह थे और लगातार गवाही दे रहे थे। इसी कारण से उनकी हत्या की घटना हुई है। यूपी पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस हत्याकांड में जो भी व्यक्ति शामिल रहा है उन पर कार्रवाई होगी। शुरुआत से ही इस घटना के तत्काल बाद ये सबको बताया जा चुका था कि इसका कोई भी व्यक्ति जो इस हत्याकांड में शामिल है बचने नहीं पाएगा और सभी लोग कानून के दायरे में लाए जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग ऐसे व्यक्तियों को छुपाते हैं या शरण देंगे वो भी इनको अभियुक्तों को छुपाने और उस हत्याकांड में मदद करने के भागीदार होंगे। एडीजी प्रशांत कुमार के मुताबिक विजय चौधरी उर्फ उस्मान प्रयागराज का ही रहने वाला था। वो माफिया के साथ ही रहता था। उन्होंने कहा कि माफिया ने ही विजय चौधरी को उस्मान बनाया था। इसी का हक अदा करने के नाम पर वो इस कांड में शामिल हुआ। यूपी सरकार ने भी एक बार फिर कहा है कि एक एक अपराधी को सजा मिलेगी। यही योगी सरकार की प्रतिबद्धता है। इतने दुर्दांत हत्यारे हैं कि पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक और अपराधी को ढेर किया है। हमारी पुलिस एसटीएफ लगातार सक्रियता के साथ छापे डाल रही है। एक एक अपराधी को सजा मिलेगी, हमारी प्रतिबद्धता है। गौरतलब है कि 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद का नाम सामने आने के बाद पुलिस उसके करीबी रहे सभी लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने दोषियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया और तेजी से कार्रवाई की, जिसके परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक इस मामले में पुलिस को 2 कामयाबी मिल चुकी है। पहले अरबाज और अब उस्मान को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा इसमें शामिल लोगों के घरों में ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। G20 बैठकों का दौर जारी है। हैदराबाद में फाइनेंस ट्रैक की बैठक में डिजिटल तकनीक को सर्वसुलभ और सबकी पहुंच में बनाए जाने पर खासा जोर रहा। देश में G20 की जारी बैठकों के बीच हैदराबाद में फाइनेंस ट्रैक की अहम बैठक का शुभारंभ हुआ। वित्तीय समावेशन को लेकर यह दूसरी बैठक है। भारत का जोर डिजिटल तकनीक को सर्वसुलभ और सबकी पहुंच में बनाए जाने पर है। इटली सह अध्यक्षता कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य प्रबंधक ने कहा कि वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी की वित्तीय समावेशन योजना 2024-26 में डिजिटल रूप से वित्तीय समावेशन पर जोर रहेगा। उन्होंने बताया कि ग्लोबल फिंडेक्स 2021 और IFC MSME रिपोर्ट के मुताबिक 24% वयस्क यानी दुनिया के तकरीबन 140 करोड़ लोगों के पास बैंक खाते नहीं हैं, जिसमें से 54% लोगों की आबादी 7 विकासशील देशों में ही है। विकासशील देशों के 50% वयस्क जिन्होंने ऋण लिया है, उसमें से भी आधे से भी कम लोगों ने औपचारिक वित्तीय व्यवस्थाओं से ऋण प्राप्त किया है। वहीं विकासशील देशों में करीब 131 मिलियन या MSME के करीब 41% लोगों की वित्तीय जरूरतें पूरी भी नहीं हुई। यानी अगर वित्तीय खाई को देखें तो यह 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है। इन MSMEs में से 23% महिलाओं द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। ऐसे में MSME सेक्टर में वित्तीय खाई को पाटने पर भी विचार विमर्श हुआ। वहीं शाम को G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। हैदराबाद से अजय मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज। वृंदावन में विधवा और बेसहारा माताओं ने इस बार फूलों की होली खेली। राधा गोपीनाथ मंदिर में एक बार फिर आश्रय गृह में रहने वाली माताओं ने होली खेली। इस मौके पर सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक भी मौजूद रहे।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।